हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जे फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चों, अभी तक हमने पूरा थ्योरी पार्ट जो है वेव्स का लगभग हमने कंप्लीट किया है और अभी हमें मॉड्यूल के एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो मॉड्यूल्स में जो अलग अलग सेशन हैं उसमें पहले देखेंगे हम बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इस टॉपिक के एमसीक्यू पहले डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है when sound waves travel from air to water, which of the following remains constant? आप सबको पता है जब भी साउंड पास होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जैसे यहाँ पे अगर रेयरर मीडियम है, देखो ये रेयरर मीडियम है या फर्स्ट मीडियम है एंड ये सेकंड मीडियम है, तो ध्यान में रखना इसकी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। लेकिन आपको पता है कि स्पीड चेंज होती है। तो स्पीड क्यों चेंज होती है उसका रीजन है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ साउंड v इज इक्वल टू होता है n इंटू लैम्बडा। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव v इज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा। n होती है फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा होती है वेवलेंथ। तो क्या होता है, मीडियम चेंज होने की वजह से वेलोसिटी एंड वेवलेंथ दोनों चेंज होते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी कैसी रहती है, कांस्टेंट। यह हमेशा ध्यान में रखना। ओके, तो फ्रीक्वेंसी कैसी रहती है, कांस्टेंट। मतलब देखो पहले मीडियम में अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 1 2 ऐसी फ्रीक्वेंसी है समझो, तो फ्रीक्वेंसी सेकंड मीडियम में भी वैसे ही रहेगी, वाइब्रेशंस पर सेकंड। जैसे कितने देखो उतना ही निकालूंगा, 1 2 3 ऐसा ही निकालूंगा समझो। लेकिन क्या है, इस केस में वेवलेंथ बड़ी है, इसलिए क्या होता है, स्पीड बढ़ती है। तो ध्यान में रखना मीडियम चेंज होने की वजह से फ्रीक्वेंसी साउंड वेव की चेंज नहीं होती। तो सेकंड एमसीक्यू देखते हैं। सेकंड एमसीक्यू क्या कहता है, देखो थ्योरी एमसीक्यू है, बहुत इजी है, लेकिन कंसेप्ट के लिए थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना पड़ता है, आपका कंसेप्ट और भी अच्छा हो जाएगा इससे। द नेचर ऑफ साउंड वेव्स इन गैसेस। जब भी साउंड वेव पास होता है गैसेस मीडियम के थ्रू, तब वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, क्योंकि साउंड जो होता है वो कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन देखो कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन ऐसे फॉर्म में ट्रैवल होता है। जैसे स्प्रिंग में भी होती है वैसे, तो गैसेस मीडियम में भी उसका पास होने का तरीका वही है, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन। इसीलिए तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये प्रूव होता है और है वो। तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसवर्स वेव। ध्यान में रखना मैकेनिकल वेव के दो टाइप होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स एंड दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव यानी क्या होता है, जिसमें आपको इजी लैंग्वेज में बताऊँ तो क्रिस्टेंट ट्रफ के फॉर्म में जो वेव होती है उससे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। या ऐसा भी हम कह सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। वेव इस डायरेक्शन में जा रही है और पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहे हैं, तो इस वेव को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। और इस केस में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में क्या होता है, ये ट्रांसवर्स वेव है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन के फॉर्म में वेव ट्रैवल होती है। तो ये दोनों मैकेनिकल वेव के टाइप्स हैं। तो इसमें से कौन सा ट्रांसवर्स नहीं है, तो ध्यान में रखना साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब वो ट्रांसवर्स नहीं है। इन गैसेस साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल। तो थर्ड का आंसर होगा डी, साउंड वेव कैसी है, ट्रांसवर्स नहीं है, और उन्होंने वही पूछा था। फोर्थ क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग फिनोमेना कैन नॉट बी ऑब्जर्व इन साउंड वेव। देखो साउंड वेव के केस में कौन सा फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने पूछा है। तो आपको बताओ, थर्ड क्वेश्चन हो गया। आप फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। देखो साउंड वेव में फर्स्ट फिनोमेना रिफ्रैक्शन, आपको उस रिफ्रैक्शन आप ऑब्जर्व करते हो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी साउंड जाता है, तो रिफ्रैक्शन यही होता है। तो हमें पता है इंटरफेरेंस, बिल्कुल बीट्स फॉर्मेशन, स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन साउंड में जो होता है वो इंटरफेरेंस की वजह से ही होता है, और वो भी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद में कहते हैं डिफ्रैक्शन। पहले तो बहुत सारे बच्चों को डिफ्रैक्शन पता नहीं होगा, तो डिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, बेंडिंग ऑफ द वेव्स
अराउंड द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टेकल। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ हूँ और कोई रूम अगर इधर उस साइड हो गया, कोई रूम अगर इस रूम के बैक साइड या कहीं पे होगी, तो जब मैं बात करता हूँ तो क्या होता है, विंडो से ये आवाज़ जो है वो पास होता है। बहुत बार कोई पर्सन स्ट्रेट मेरे मतलब सामने नहीं होता, वो थोड़ा सा किसी रूम में, या जैसे आप हो बेडरूम में बैठे हो और किचन में अगर आपके घर में कोई, जैसे आपके मम्मी किचन में कोई आपको खाने के लिए कर रही है, तो आप अगर बेडरूम से अगर उनको बुलाएंगे या आवाज़ देंगे तो किचन में भी जाता है। तो इवन किचन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं होता, लेकिन क्या होता है, जो साउंड आपके मुंह से जनरेट हो रहा है वो क्या होता है, बेंड होते होते जाता है। तो दैट बेंडिंग इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ओके, तो डिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है। लेकिन नेक्स्ट जो होता है पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन क्या होता है, ये मैंने जो आपको 11th क्लास में फाउंडेशन कोर्स लिया था कंसेप्टर, उसमें पढ़ाया था। तो जिनको नहीं पता है उनको हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं, इसलिए उस वक्त पोलराइजेशन देखेंगे। लेकिन साउंड में पोलराइजेशन नहीं होता, ये ध्यान में रखना। ओके, पोलराइजेशन मतलब किसी एक प्लेन में रेस्ट्रिक्ट करना वाइब्रेशन को। जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं उनको एक ही प्लेन में उनका वाइब्रेशन रखना है, नहीं होता है पोलराइजेशन। तो वो हम क्या होता है आगे चल के देखने वाले हैं। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अ बिग एक्सप्लोजन ऑन द मून कैन नॉट बी हर्ड ऑन द अर्थ। देखो मून के ऊपर एक्सप्लोजन हो गया, ये है अर्थ, ओके, और ये है मून। मून के ऊपर अगर एक्सप्लोजन हो गया कुछ, तो अर्थ के ऊपर क्यों सुनाई नहीं देता, उसका रीज़न है बच्चों। आपको पता है जो एक्सप्लोजन होगा, साउंड जनरेट होगा, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रैवल होने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, और मीडियम की अगर ज़रूरत है तो मून से लेकर अर्थ तक ऐसा बहुत सारा रीजन है जहाँ पे मीडियम नहीं है, नो मीडियम। बहुत सारा रीजन है, मतलब पूरे, मतलब मून से लेकर अर्थ तक बिल्कुल मीडियम नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ ऐसा रीजन है जहाँ पे मीडियम नहीं है। इवन मून के ऊपर भी आपको पता है आसपास जो एटमॉस्फेयर है, कुछ एरिया में यहाँ पे मीडियम नहीं है, इसलिए वहाँ पे जो भी साउंड जनरेट होगा वो अर्थ तक नहीं आ पाएगा, क्योंकि साउंड वेव को ट्रैवल होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और इस पूरे जर्नी में उनको मीडियम नहीं मिलता। अगर मून से साउंड निकलेगा तो उसे अर्थ तक आने के लिए जिस मीडियम की ज़रूरत होती है वो मिलता नहीं है। ओके, तो इसीलिए इसका रीज़न क्या है, साउंड वेव्स रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। बी ऑप्शन सही है फिफ्थ का, और मटेरियल मीडियम नहीं है इसलिए हमें सुनाई नहीं देता एक्सप्लोजन। 6 नंबर का एमसीक्यू देखो, सिक्स नंबर का एमसीक्यू। कंसिडर द फॉलोइंग waves created on the surface of ponds by the vibrating source. Waves created on the oscillating electric field in air. Sound wave traveling under water which can be polarized. पहले तो आपको पोलराइजेशन पता होना चाहिए, आगे चल के लाइट में पोलराइजेशन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, और फाउंडेशन कोर्स में भी डिस्कस किया, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी लाइट में इलेक्ट्रिक वेक्टर्स होते हैं। ध्यान में रखना, लाइट को पोलराइज कर सकते हैं, इसीलिए इसे पोलराइज कर सकते हैं, किसे, वेव्स क्रिएटेड बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइट में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसलिए लाइट को पोलराइज कर सकते हैं, तो इसे भी पोलराइज कर सकते हैं, लेकिन साउंड वेव को पोलराइज नहीं कर सकते। ध्यान में रखना, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पोलराइजेशन नहीं हो सकता। ओके, तो इसका आंसर क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वेव जनरेट होती है सिर्फ उसका ही पोलराइजेशन होता है। ये आपको स्पेशली वेव थ्योरी ऑफ लाइट या वेव ऑप्टिक्स में हम देखेंगे अच्छी तरह से। फिर से इस पोलराइजेशन के ऊपर ही वापस क्वेश्चन आ रहे हैं। 7th क्वेश्चन देखो, वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द मोटर बोट सेलिंग इन वाटर आर। देखो जब भी कोई बोट, मोटर बोट अगर वाटर में जा रही है, 7th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होता है, मोटर बोट अगर वाटर में जाती है
तो वो मोटर बोट जो होती है बच्चों, वो दोनों वेव जनरेट करती है, ध्यान में रखना। मतलब वो वाटर सरफेस के ऊपर क्या होता है, उनके मोशन की वजह से क्या होता है, मतलब जब वो जाती है पानी के सरफेस के ऊपर से, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव भी जनरेट करती है एंड ट्रांसवर्स वेव भी जनरेट करती है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब ऐसे भी वाइब्रेशन होते हैं वाटर पार्टिकल्स के और ऐसे भी होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मोटर बोट प्रोड्यूसेस बोथ वेव्स, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। पार्टिकल्स दोनों डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं वाटर के, तो बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। एट्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। विथ प्रोपोगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू द मीडियम द क्वांटिटी ट्रांसमिटेड। जब भी वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रांसमिट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वेव्स कोई भी क्यों ना प्रोपोगेट हो जाए एक जगह से दूसरी जगह पे, वो क्या करती है, एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, मोमेंटम ट्रांसफ़र करती है। कभी वो मटेरियल कभी ट्रांसफ़र नहीं करती, वो क्या करती है, वेव्स प्रोड्यूस होती है तो वेव्स क्या करती है, एनर्जी ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। जैसे साउंड वेव जो मैं बात कर रहा हूँ वो आप तक आ रही है, तो ये एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है वेव्स के फॉर्म में। ओके, तो वेव्स क्या करती है, एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, मैटर ट्रांसफ़र नहीं करती। तो इसका ऑप्शन सही होगा एनर्जी, बी ऑप्शन। एनर्जी प्लस मोमेंटम होता तो चलता, लेकिन मोमेंटम के साथ में मैटर का है तो वो गलत हो गया। तो वेव्स क्या ट्रांसफ़र करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी क्यों ना हो, साउंड वेव्स भी क्यों ना हो, वो क्या ट्रांसफ़र करते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ओके, तो एट्थ नंबर के क्वेश्चन का भी मैंने आंसर बताया, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रांसफर्स एनर्जी। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन आपको समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर वेव मोशन। देखो वेव मोशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपोगेट थ्रू ऑल मीडियम, longitudinal wave can propagate through solid only, mechanical transverse wave can propagate through solid only। ध्यान में रखना, सॉलिड के सरफेस पे ही मैकेनिकल वेव ट्रांसमिट हो सकती है, गैसेस के थ्रू मैकेनिकल वेव का ट्रांसमिट होना मुश्किल हो जाता है। बहुत बार आपको बताऊँ तो जो स्ट्रिंग के ऊपर वेव जनरेट होती है, स्ट्रिंग कैसी है, सॉलिड, तो इसका आंसर है मैकेनिकल वेव कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड। ओके, सी ऑप्शन है। उसके बाद में 10th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अ साउंड वेव इज पासिंग थ्रू एयर कॉलम इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन, द कॉन्जिगेटिव कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। देखो जब भी इस एयर कॉलम के थ्रू, समझो ये पाइप है, इसमें कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन के फॉर्म में वेव ट्रांसफर हो रही है, फिर कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, ऐसे वेव वाइब्रेट हो रही है, स्प्रिंग की तरह वेव है, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन कॉम्प्रेशन, ऐसा है। तो बच्चों मतलब इसमें क्या होता है आपको बताऊँ, जहाँ पे कॉम्प्रेशन होता है वहाँ पे डेंसिटी क्या बढ़ती है, क्योंकि कॉम्प्रेशन हुआ है एयर मीडियम का, तो यहाँ पे डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, क्योंकि प्रेशर बढ़ा है ऑफकोर्स, रेयरफैक्शन के वक्त क्या हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस रेयरफैक्शन के वक्त। क्योंकि रेयरफैक्शन मतलब क्या होते हैं, जब मीडियम में से साउंड वेव प्रोपोगेट होती है तो मीडियम के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, मतलब डेंसिटी भी कम होती है, पार्टिकल्स दूर जाते हैं, एंड प्रेशर भी क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर एंड डेंसिटी रेयरफैक्शन के वक्त दोनों क्या होता है, कम होता है। लेकिन ध्यान में रखना कहीं पे भी हीटिंग नहीं होता, हीटिंग नहीं होता, हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, मतलब कॉम्प्रेशन पे हीट ज़्यादा है, रेयरफैक्शन पे कम है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट, डी ऑप्शन 10th के लिए सही है। ओके बच्चों, अभी देखना है हमें 11th नंबर का क्वेश्चन। y इज इक्वल टू 0.6 साइन ऑफ 2 पाई इन ब्रैकेट t माइनस x बाई 2
ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम इट्स एम्पलीट्यूड बिकम्स 2/3 ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद में रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड है 2/3 इंटू जो पहला वाला एम्पलीट्यूड था, रियल एम्पलीट्यूड, इंसिडेंट एम्पलीट्यूड ऐसा बोल सकते हैं 0.6, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 0.2 मतलब 0.4 बन गया। अब देखो क्या किया है, ये इंसिडेंट वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगी, डेंसर मीडियम के ऊपर ये वेव इंसिडेंट की है, तो आपको पता है डेंसर मीडियम के ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो क्रिस्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक एज ट्रफ। तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा, वाई आर 0.6 की जगह पे एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड वेव का 0.4 है, साइन ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती बच्चों रिफ्लेक्शन के बाद में 2 स्मॉल टी प्लस यहाँ पे जो माइनस था प्लस होगा, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट वेव पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग जाती थी और ये जो रिफ्लेक्टेड है ये निगेटिव एक्स के अलॉन्ग जा रही है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें प्लस x/2 एंड डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ है इसलिए पाई ऐड करना पड़ेगा, फेज चेंज 0.4 इंटू साइन ऑफ 2 देखो प्लस पाई करेंगे तो थीटा प्लस पाई होता है माइनस थीटा, मतलब माइनस बाहर आएगा, तो यहाँ पे होगा t प्लस x/2, ध्यान में रखना, ओके। साइन ऑफ थीटा प्लस पाई ऐसा कुछ करेंगे तो माइनस आता है, इसलिए मैंने माइनस बाहर निकाल दिया सीधा सीधा पहले से, तो ये है रिफ्लेक्टेड वेव, ओके। कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे प्लस क्यों ऐड किया, एक्चुअली मुझे कहाँ पे ऐड करना चाहिए था प्लस, एक मिनट रुको, प्लस पाई यहाँ पे ऐड करना चाहिए था, प्लस पाई ऐड करेंगे तो साइन ऑफ थीटा प्लस पाई क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा की जगह पे थीटा माइनस बाहर लगाया, ओके। तो ये है रिफ्लेक्टेड वेव, इसका आंसर सही होगा फिर बी 11th का। अभी देखते हैं 12th नंबर का क्वेश्चन। ट्वेल्थ नंबर का क्वेश्चन देखो बच्चों, द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन इज कितना दिया है डेंसिटी का रेशो 14:16, ओके। The temperature at which speed of nitrogen will be same, speed of nitrogen will be same, sorry nitrogen है, हाइड्रोजन नहीं, speed of nitrogen is same होनी चाहिए किसके बराबर, स्पीड ऑफ ऑक्सीजन के बराबर, लेकिन ऑक्सीजन की ये स्पीड कौन से टेम्परेचर पे है 55 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब इसके 55 डिग्री सेल्सियस पे जितनी स्पीड है इसके कितने टेम्परेचर के, मतलब नाइट्रोजन गैस में कितना टेम्परेचर मेंटेन करे ताकि ऑक्सीजन गैस के 55 डिग्री सेल्सियस में जितनी स्पीड है उतनी ही स्पीड साउंड की होनी चाहिए। तो आपको बताऊँ तो स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड v = आपको गैमा p बाय रो एक फार्मूला आपने सुना होगा डेंसिटी के लिए इन्वर्स रिलेशन वाला, तो क्या होगा Vn2 डिवाइड बाय VO2, इन्वर्स रिलेशन है डेंसिटी के साथ में, इसका मतलब क्या होगा इन्वर्सली, मतलब ρO2 ऊपर जाएगा ρO2 नीचे आएगा। रुको बच्चों, टेम्परेचर का उन्होंने कहा है, इसका मतलब हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, देखो अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर का रिलेशन बताया ना, तो √3RT/m ऐसा एक फार्मूला है, ध्यान में रखना है कि नहीं। तो टेम्परेचर दोनों के लिए अलग अलग, Tn2 अलग है और Mn2 यहाँ पे ऐसा होगा √3RT टेम्परेचर ऑफ O2 डिवाइड बाय m ऑफ O2 ऐसा लिखना पड़ेगा। m की जगह पे डेंसिटी रिप्लेस कर सकते हो क्योंकि वॉल्यूम अगर सेम होगा
तो डेंसिटी मास की जगह पे रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, देखो बच्चों 3R T(N2) डिवाइड बाय टेम्परेचर फॉर N2 रो इंटू V(N2) ऐसा लिखेंगे। ओके, सॉरी रो N2 वॉल्यूम सेम ट्रीट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 3R TO2 डिवाइड बाय और रो O2 इंटू V, वॉल्यूम सेम ट्रीट करते हैं 3R कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ T(N2) डिवाइड बाय रो N2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ TO2 डिवाइड बाय रो O2, ऐसा लिख सकते हैं। टेम्परेचर ऑफ N2 डेंसिटी ऑफ N2, टेम्परेचर ऑफ O2 डेंसिटी ऑफ O2, ऐसा लिखेंगे। ओके, अब इसमें रखो बच्चों, एक नाइट्रोजन का टेम्परेचर हमें निकालना है, रो N2 है हमारे पास, उधर शिफ्ट करो, तो स्क्वेयरिंग करते हैं पहले, T(N2) इज इक्वल टू स्क्वेयरिंग करके शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा रो N2 डिवाइड बाय रो O2 इंटू TO2, ऐसा लिखेंगे। तो आगे क्या होता है देखो बच्चों, देखो बच्चों T(N2) इज इक्वल टू कितना होगा रो N2 अपॉन रो O2, कितना है 14:16, ऐसा है, इन दोनों का रेशियो है। TO2 टेम्परेचर ऑफ O2, कितने टेम्परेचर पे O2 की स्पीड हमने नोट की है जो N2 के बराबर आने वाली है, 55 डिग्री सेल्सियस दिया है ना, तो 50 टेम्परेचर की जगह पे 55 प्लस 273 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा देखो ये 7 डिवाइड बाय 8 इंटू 8 328। अब 8 से इसे डिवाइड करो, क्या हो जाएगा 7 इंटू 7, केल्विन में है ये टेम्परेचर, क्योंकि हमने केल्विन ऐड किया था ना, ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट किया था, 55 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया था, तो वापस हमने क्या किया यहाँ पे, मतलब आंसर हमारा केल्विन में आ गया। अब डिग्री सेल्सियस में आंसर दिया है ना आपको, तो इसे कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो वापस क्या करना पड़ेगा 273 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा देखो 4, यहाँ पे बचेगा 1 0, मतलब 14 डिग्री सेल्सियस पे होगा बच्चों। तो ऑप्शन में है क्या, है देखो डी ऑप्शन, मतलब 14 डिग्री सेल्सियस किसका टेम्परेचर होना चाहिए, नाइट्रोजन का 14 डिग्री सेल्सियस होगा, तब जाके स्पीड ऑक्सीजन का टेम्परेचर अगर 55 डिग्री सेल्सियस होगा तो नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए गैस का 14 डिग्री सेल्सियस, तब जाके दोनों गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड सेम होगी। ओके, तो ये रिलेशन ऐसा था, आपको समझना पड़ेगा। तो ये फार्मूला बहुत सारे न्यूमेरिकल में है आगे चल के भी, तो आपको ध्यान में रखना है और उसे समझना है। अब देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। ओके, 13 नंबर का क्वेश्चन देखो बच्चों कैसा है, अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ इमिटिंग साउंड वेव इफ टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस। आप सबको पता है स्पीड का फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइड बाई m, ऐसा फार्मूला है। इसका मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, सही है। स्पीड बढ़ेगी मतलब क्या हो जाएगा, देखो आपको पता है स्पीड बढ़ेगी मतलब क्या बढ़ेगा, आप फ्रीक्वेंसी मीडियम में हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, और स्पीड का फार्मूला n इंटू लैम्बडा। अगर n को कांस्टेंट ट्रीट करते हो तो स्पीड बढ़ेगा, मतलब ये कांस्टेंट है तो कौन बढ़ना चाहिए, वेवलेंथ। इसका मतलब लैम्बडा क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीजेस, लैम्बडा इंक्रीजेस, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से स्पीड बढ़ेगी मतलब वेवलेंथ बढ़नी चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ओके, तो ये हो गए 13 क्वेश्चन, मैंने पूरे के पूरे डिस्कस किए, आज शुरुआत की है और आगे चल के
मतलब कल हम पूरे इसके 24 तक हम जाएंगे। और मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। आज पहला लेक्चर था, ज़्यादा हर क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है और आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए। कल कंटिन्यू करते हैं।